नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। राजकुमार स्वराण यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संविधान से संबंधित एक और कक्षा आप लोगों के सामने है। पूर्व की कक्षा में हमने संविधान के भाग 5 पर चर्चा प्रारंभ की थी। संविधान का भाग 5 है वो संघ सरकार से संबंधित है और संघ सरकार का उल्लेख हुआ संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक किया गया है। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सबसे पहले हम कार्यपालिका की चर्चा कर रहे हैं। कार्यपालिका का उल्लेख हुआ संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर और 78 तक किया गया है। संघ की कार्यपालिका में भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। तो हमने पीछे की कक्षा में संघ की कार्यपालिका से संबंधित यानी राष्ट्रपति का टॉपिक प्रारंभ किया था। अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 54 इन पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज उससे आगे का पढ़ेंगे। आज हमारी चर्चा रहेगी संविधान के अनुच्छेद 55 पर और संविधान के अनुच्छेद 71 पर। तो देखिए, आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रपति का टॉपिक चल रहा था। राष्ट्रपति भवन आपको नजर आ रहा स्क्रीन पे और 2022 में देश को नया राष्ट्रपति भी मिलेगा। अनुच्छेद 52 जैसा कि आपको विदित है, संविधान का अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 52 ये कहता है भारत का राष्ट्रपति यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति का पद है संविधान के अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित है। ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 53 में किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 54 वेरी इंपॉर्टेंट है। 3-4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इस पे और घुमा कर उन क्वेश्चन को एग्जामिनर पूछता है। 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी इस पद पर जो व्यक्ति आता है उसका निर्वाचन किस प्रकार से होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान या निर्वाचन होगा, निर्वाचक गण के कौन सदस्य होंगे, ये संविधान के अनुच्छेद 54 में बताया गया है। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हमारी चर्चा रहेगी वो आगे की रहेगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो कौन सी पद्धति से होता है। तो एक सामान्य बात ध्यान में रखना, भारत में निर्वाचन की 2 पद्धति हैं, साधारण बहुमत की पद्धति और दूसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो दूसरे वाले जो मैंने आपको बताई है संविधान का अनुच्छेद 55 ये बात कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाएगा। एक ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन इससे जुड़े हुए हैं। निर्वाचन की पद्धति कौन से अनुच्छेद में 55 में या निर्वाचन कौन सी पद्धति से होता है। तो सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम एकल संक्रमणीय मत पद्धति राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए काम में ली गई है। अब ये पद्धति है क्या, कैसे इस पद्धति के आधार पर चुनाव होता है, कौन वोट डालते हैं, कैसे डालते हैं, तो बहुत सारी विस्तृत बात इस अनुच्छेद 55 में दी गई है। सबसे पहले एक विधायक का मतमूल्य है वो ज्ञात किया जाता है। एक विधायक के 3 सूत्र आप ध्यान में रखना इस पद्धति से, अनुच्छेद 55 से जुड़ी हुई बात है। विधायक कह सकते हो या MLA कह सकते हो, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एक विधायक का मतमूल्य ज्ञात किया जाएगा। मतमूल्य ज्ञात करने का सूत्र आपको ध्यान में रखना है। फिर एक सांसद का मतमूल्य ज्ञात किया जाएगा। सांसद का मतमूल्य ज्ञात होगा वो विधायक के मतमूल्य के आधार पर होगा। तो सीक्वेंस इसमें अनुच्छेद 55 में दी गई। सांसद का मतमूल्य, सांसद कह सकते हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी MP। और राष्ट्रपति के चुनाव में वोट यही डालते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो सबसे पहले एक विधायक का मतमूल्य ज्ञात किया जाता है, उसके बाद एक सांसद का मतमूल्य ज्ञात किया जाता है। और तीसरी जो एक महत्वपूर्ण बात इस अनुच्छेद में दी गई है, राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए मतों का एक न्यूनतम कोटा वो भी प्राप्त करना आवश्यक होगा। तो इन तीनों की चर्चा हम बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक विधायक का मतमूल्य। एक विधायक का मतमूल्य कैसे ज्ञात किया जाएगा। यहाँ सूत्र है एक विधायक का मतमूल्य ज्ञात करने का। एक विधायक का मतमूल्य, तो विधायक का मतमूल्य ज्ञात करने का सूत्र है राज्य की कुल जनसंख्या
भाग में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, और जो भी आता है गुणित करके एक भाग में 1000 यहाँ दिया गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। राज्य की कुल जनसंख्या, उसमें भाग दिया जाएगा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, और जो आता है उसको फिर गुणित में 1/1000। यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, राज्य की कुल जनसंख्या, तो यानी किस वर्ष की जनगणना को यहाँ आधार माना गया है। तो ये ध्यान में रखें आप, वर्ष 1971 की जो जनगणना है, यहाँ राज्य की कुल जनसंख्या, तो कौन से वर्ष की जनगणना, 1971। 1971 में जो जनसंख्या थी वो आएगा यहाँ पर। 1971 की जनगणना को राज्य की जनसंख्या का आधार माना गया है। और ये कब तक माना जाएगा, कब तक ये 1971 चलता रहेगा, तो इसके लिए एक संशोधन ध्यान में रखें, वो है आपका 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ये कौन से वर्ष की बात है, ये 2001 की 84वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था 2001 में। तो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार वर्ष 2026 तक, यहाँ एक और अगली महत्वपूर्ण बात है, वर्ष 2026 तक, वर्ष 1971 की जो जनगणना है उसी को आधार माना जाएगा। ये एक क्वेश्चन ध्यान में रखें आप। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वर्ष 2022 में जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा उसमें भी राज्य की कुल जनसंख्या वो कौन से वर्ष की जनगणना का आधार रहेगी, 1971 की। तो ये ध्यान में रखें आप। और ये अवधि दिवस से नज़दीक भी आ रही है, और संभवतः ये अंतिम चुनाव होगा जब 1971 की जनगणना को ही काम में लिया जाएगा, उसके बाद नए इसको बढ़ाया जाएगा, तो फिर नए किस वर्ष की जनगणना है वो आएगी। तो ये ध्यान में रखें आप। इसके आधार पर एक क्वेश्चन आप एक अच्छा बनता है कि राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य है वो कितना है। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य, तो एक विधायक का मत मूल्य ज्ञात करने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या, अब राजस्थान की जनसंख्या कौन से वर्ष की हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, 1971 की। 1971 में राजस्थान की जनसंख्या थी 2,5,7,6,806, यानी 2,57,68,000 1971 में जनसंख्या, सॉरी 2,5,7,6,5,806, 2,57,65,806। इसमें भाग कितने का दोगे आप, भाग दोगे राजस्थान विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्यों की कितनी है, 200, और जो भी आएगा उसको 1000 गुणित में 1 भाग में 1000। तो ये इसको हल करोगे ये आएगा 128.829। तो यहाँ शेष की राशि यदि 500 से अधिक है तो जो भी आता है उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। यहाँ 128 आया है तो इसमें 1 जोड़ोगे, संख्या कितनी हो गई, 129। तो ये राजस्थान के एक विधायक का है। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य है वो कितना है, 129। आप जरूर ध्यान में रखें, इस सूत्र के आधार पर राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना है, 129। और अब फिर ये जब ये आंकड़े चेंज होंगे, जनगणना का आंकड़ा चेंज हो जाएगा, तो उसके बाद ये राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य है ये भी बदल जाएगा। तो 2022 का जो चुनाव होगा राष्ट्रपति का, उसमें भी राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना रहेगा, 129 ही रहेगा। और पिछली बार भी कितना था, 129। 2022 में जो चुनाव होंगे उसमें किस वर्ष की जनगणना को आधार माना जाएगा, 1971 की जनगणना को। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया एक विधायक के मत मूल्य ज्ञात करने के बाद एक सांसद का मत मूल्य ज्ञात किया जाता है। एक सांसद का यानी एक एमपी का मत मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्यों का योग, यानी अलग अलग जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्यों का योग कर लिया जाएगा। योग कैसे हो पाएगा, जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना है, 129। तो राजस्थान के सभी विधायकों का मत मूल्य कितना होगा, तो 129 को 200 से गुना कर देंगे तो ये संख्या हमारे सामने आ जाएगी 25,800 राजस्थान के सभी विधायकों का मत मूल्य है। इस प्रकार से अन्य जितने भी राज्य हैं उन सब का टोटल ज्ञात कर लिया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए सबसे अधिक मत मूल्य किसी विधायक का है तो वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य 208 और उसकी विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 403। तो इससे गुणा कर देंगे। सबसे कम किसका है, सिक्किम का। तो सिक्किम में एक विधायक का मत मूल्य है मात्र 7 और सिक्किम विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है, 32। तो इस प्रकार से सभी राज्यों का ज्ञात कर लिया जाएगा। जो भी आएगा उसका टोटल कर लिया जाएगा, योग कर लिया जाएगा। और जो योग आता है उसमें भाग किसका दिया जाता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या।
अब संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं 543 और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं कितना 233। तो इसका यानी 776 का भाग दिया जाता है, एक सांसद का मत मूल्य आ जाता है। तो ये एक सिंपल सी बात ध्यान में रखें। उसके बाद चर्चा करते हैं हम न्यूनतम कोटा। जहां भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है वहां पर जीतने वाले उम्मीदवार को मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करना आवश्यक होगा। यानी जो साधारण बहुमत की पद्धति में तो ये होता है जो सर्वाधिक मत प्राप्त करे विजयी हो जाता है, लेकिन यहाँ सर्वाधिक मत प्राप्त करे विजयी हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ तो मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करना आवश्यक होगा। तो यहाँ न्यूनतम कोटा ज्ञात करने का सूत्र है वो ये है कि डाले गए कुल वैध मतों की संख्या और भाग में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या। राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार चाहे कितने भी क्यों ना हो, राष्ट्रपति तो एक ही निर्वाचित होगा। संविधान के अनुच्छेद 52 में यह प्रावधान किया गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो एक जो आता 1+1 और जो भी आता है जो भी आएगा उसमें एक और जोड़ दिया जाएगा। यानी जितने भी वोट वैध वोट पड़े हैं तो उसमें कितने का भाग दोगे आप 2 का, और जो 2 का भाग दिया तो किसी संख्या में 2 का भाग दोगे वो संख्या क्या हो जाती आधी, तो आधे उसका आधा हो जाता है। आधे में फिर कितना जोड़ा जाएगा 1 जोड़ा जाएगा, जैसा इस सूत्र में यहाँ पर दिया गया है। तो आप ये कह सकते हो राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए जितने भी वोट डाले गए हैं उनके मतों के आधे से कम एक अधिक मत प्राप्त करने आवश्यक होंगे। या ये कह सकते हो किसी संख्या में 2 का भाग दो वो संख्या उसकी है ना 50% हो जाती है। 50% में कितना जोड़ना है 1 जोड़ना है, 1 का अंक जोड़ना है, ये ध्यान में रखिए आप। 51% मत कह देना है इसको, 50% मत हैं, जो भी मत आए उसमें 1 मत और जोड़ दिया जाता है तो एक न्यूनतम कोटा वो प्राप्त हो जाएगा। न्यूनतम प्राप्त कोटा होने पर ही कोई उम्मीदवार विजेता बनेगा। एक काल्पनिक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब यदि चुनाव के समय 2 ही उम्मीदवार होते हैं तो दिक्कत ही नहीं होती, एक उनमें निश्चित रूप से उनमें एक आधे से अधिक मत प्राप्त करता है। लेकिन जब उम्मीदवारों की संख्या 3 या उससे अधिक होती है तब ये दिक्कत हो सकती है कि कोई उम्मीदवार निश्चित कोटा है ना वो प्राप्त नहीं कर पाए। उस कंडीशन में हमें द्वितीय मतगणना की आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो एक काल्पनिक उदाहरण के माध्यम से समझना। और भारत में ऐसा हो भी गया था 1969 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो वीवी गिरी हैं, राष्ट्रपति वीवी गिरी, वो द्वितीय मतगणना के आधार पर निर्वाचित हुए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है भारत का कौन सा राष्ट्रपति है वो द्वितीय चक्कर की मतगणना से निर्वाचित हुआ, द्वितीय चक्कर की मतगणना। तो यहाँ एक समझने की कोशिश करना आप, ये 4 उम्मीदवार दिए गए हैं और ये 10 मतदाता हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार चाहे कितने भी क्यों ना हो लेकिन प्रत्येक मतदाता को मात्र 1 ही वोट देने का अधिकार होता है। यानी प्रत्येक मतदाता है वो 1 वोट देता है। लेकिन जितने उम्मीदवार होते हैं उनके नाम के आगे उसको वरीयता अंकित करनी होती है, वरीयता या पसंद। जैसे ये है प्रथम वरीयता A को दे रहा है, दूसरी इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको। दूसरा है प्रथम वरीयता B को दे रहा है, दूसरी वरीयता A को। इस 1 का मतलब ये हुआ जब भी काउंटिंग होगी यानी जब भी मतों की प्रथम मतगणना होगी तो प्रथम मतगणना के समय है ना ये जो प्रथम वरीयता दी गई उन मतों को एक तरफ किया जाएगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ केवल इनकी पहले एक बार वोटिंग करवा देते हैं। ये है प्रथम वरीयता C को दे रहा है, दूसरी B को, 3, इस प्रकार से ये वोटिंग होती है, पसंद अंकित करनी होती है। पसंद यदि 1 जैसी 2 लिख देता है तो वो मत अवैध मान लिया जाता है। तो बड़े ध्यान से पसंद है वो अंकित करेगा मतदाता। एक काल्पनिक उदाहरण है, केवल इससे समझ सकते हो आप, समझने का सहारा ले सकते हो। पसंद है वो इस प्रकार से अंकित करनी होती है। ये वोटिंग हो जाती है। वोटिंग के बाद क्या होगी काउंटिंग, जिसे हम मतगणना कहते हैं। प्रथम मतगणना का दौर प्रारंभ होगा। मैंने आपको बताया सबसे पहले उन मतों को एक तरफ किया जाएगा जिनको प्रथम वरीयता दी गई है। यहाँ पर A को प्रथम वरीयता दी है, वो 5 मतदाताओं ने दी है। B को प्रथम वरीयता 3 ने दी है, C को 1 ने और D को भी 1 ने दी है।
सारे के सारे वैलिड वोट हैं, यहाँ पर कोई भी अवैध मत नहीं है। उसके बाद न्यूनतम कोटा ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको बताया, जितने भी वैध मत डाले गए हैं उनमें भाग कितने का दोगे, 1+1 यानी 2 का भाग दोगे, और जो भी आएगा उसमें 1 जोड़ा जाएगा। तो यहाँ 10 वोट डाले गए, 10 में 2 का भाग दिया, कितने हुए 5, 5 में कितना जोड़ा जाएगा 1, तो कितना हुआ न्यूनतम कोटा 6, यानी आधे से क्या हो गया 1 अधिक, 10 के आधे 5 हो गए, ये 1 अधिक, तो यहाँ 6 तो किसी ने प्राप्त किए नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में प्रथम मतगणना के बाद जो रिजल्ट हमारे सामने था, इनमें से कोई भी उम्मीदवार है वो विजेता नहीं बना। तो फिर क्या होगा ऐसी कंडीशन में, तो ऐसी कंडीशन में द्वितीय चक्र की मतगणना की आवश्यकता पड़ेगी। तो भारत में अब तक 1952 से लेकर और 2017 तक जितनी बार राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, मात्र एक बार ऐसी आवश्यकता पड़ गई थी। वो कौन से वर्ष, वो 1969 में, जब बीवी गिरी को द्वितीय चक्र की मतगणना के आधार पर निर्वाचित करना पड़ा था। यहाँ फिर ये देखा जाता है जिस उम्मीदवार की जीतने की संभावना बिल्कुल कम होती है उन्हीं को चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ जीतने की संभावना सी और डी की नहीं है, ये चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। तो केवल इन्हीं के मतों का ट्रांसफर होगा सी और डी को, यानी जो ट्रांसफर है, जैसे पद्धति का नाम है सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम, यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो यहाँ फिर ये देखा जाता है जिस मतदाता ने जिस उम्मीदवार को प्रथम वरीयता दी थी और वो उम्मीदवार चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो रहा है, उसी मतदाता ने दूसरी वरीयता किसको दी है वो मत उसके खाते में जाएगा। तो यहाँ ये इसके खाते से तो माइनस होगा सी के खाते से, और किसके खाते में जुड़ेगा, ये बी के खाते में। तो द्वितीय चक्र के बाद बी का तो यहाँ जुड़ा ये हो गया प्लस, और यहाँ इससे हो गया माइनस, तो इसका पास कोई मत नहीं बचे, ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ ये है, इसने प्रथम वरीयता तो डी को दी है और दूसरी वरीयता ए को दी है, तो यहाँ इसके खाते से तो माइनस हो जाएगा ये, और ये ए के खाते में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ द्वितीय चक्र के बाद हमारे सामने रिजल्ट है वो ये है, ए को तो 6 वोट प्राप्त हो गए और बी को कितने वोट प्राप्त हुए 4, तो यहाँ 6 निश्चित कोटा था। इस प्रकार से ए को है ना वो विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो ऐसी जरूरत तब पड़ती है जब प्रथम मतगणना के बाद कोई निश्चित कोटा प्राप्त नहीं करता है, तो ये मतगणना के आगे दूसरा और तीसरा दौर भी चल सकते हैं। लेकिन लास्ट में ये रहे सभी उम्मीदवार चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो गए, मात्र 2 ही बचे हैं, फिर भी कोई निश्चित कोटा प्राप्त नहीं कर पाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता है वो विजेता बन जाता है। तो आप ज़्यादा जोर मत देना, एक सिंपल सी बात ध्यान में रखना, यहाँ प्रत्येक मतदाता को मात्र एक ही वोट देने का अधिकार होता है। जैसे इसने एक ही वोट दिया है, लेकिन जितने उम्मीदवार थे उनके सब के नाम के आगे उसने क्या लिखी है, पसंद लिखी है। जब प्रथम मतगणना होती है तो सबसे पहले उन्हीं मतों को एक तरफ किया जाता है जिनको एक एक वरीयता दी गई है, प्रथम वरीयता दी गई है। तो इस आधार पर ये चुनाव का परिणाम है वो ज्ञात किया जाता है। फिर आगे राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर विवाद भी उत्पन्न हो सकता है, तो विवादों का निपटारा है वो कौन करेगा, एक शानदार क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है। यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो अनुच्छेद को लेकर, और ये चुनाव में संबंधित जो जितने विवाद होंगे उन विवादों पर सुनवाई कौन करेगा, सुनवाई कह सकते हो, या ये विवाद किसके पास जाएंगे, या विवादों का निपटारा कौन करेगा। तो ये जो अथॉरिटी प्राप्त है वो किसको प्राप्त है, ये सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो इन विवादों पर सुनवाई करेगा, और सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया है वो हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद ने, संविधान का अनुच्छेद 71, संविधान का अनुच्छेद 71, ये अनुच्छेद भी पूछा जाता है कई बार। संविधान का अनुच्छेद 71 ये बात कहता है कि भारत का राष्ट्रपति और भारत का उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर विवाद उत्पन्न होने पर उन विवादों की सुनवाई है वो सर्वोच्च न्यायालय करेगा, तथा सर्वोच्च न्यायालय का विनिश्चय है वो अंतिम होगा, यानी अंतिम सर्वोच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दे दिया है वो सर्वमान्य होगा, उसको मानना पड़ेगा। और ऐसी कंडीशन में यदि सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल गया, राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया, लेकिन राष्ट्रपति तो जब कार्यभार ग्रहण करेगा उसके बाद से ही कार्य करना प्रारंभ कर देगा, लेकिन न्यायालय का जो डिसीजन आता है और न्यायालय ने संयोग से उसको क्या कर दिया, उसके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया, तो फिर एक सिंपल सी बात और ध्यान में रखना, जिस दिन डिसीजन आया है तो उस अवधि तक राष्ट्रपति ने जो भी कार्य किए हैं वो कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। ये प्रावधान भी कौन से अनुच्छेद में है, 71 में है ये प्रावधान। ये एक सिंपल सी बात है अनुच्छेद 71 की। अब राष्ट्रपति चुनाव 2022, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, राष्ट्रपति चुनाव 2022। तो एक सिंपल सी बात तो ये ध्यान में रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो तो कौन कौन से, संविधान के अनुच्छेद 54 और 55, 2 बातें तो ये होगी। तीसरा, राष्ट्रपति का चुनाव कार्य है वो कौन संपन्न करवाता है, तो यहाँ हमें संविधान के अनुच्छेद कितने की बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, 324 की, कि चुनाव कार्य है वो कौन संपन्न करवाएगा, निर्वाचन आयोग। अब निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथि घोषित कर देगा, मतदाता सूची है वो अपडेट कर देगा।
उसके बाद एक निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त किया जाता है, निर्वाचन अधिकारी। अब ये निर्वाचन अधिकारी कौन होगा, तो यहाँ भी इसके लिए एक बात ध्यान में रखना आप, पिछला जो चुनाव हुआ था, लास्ट बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ 2017 में, तब निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था, वो लोकसभा के महासचिव को नियुक्त किया गया था। और आगामी 2022 में जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो निर्वाचन अधिकारी कौन होंगे, निर्वाचन अधिकारी होंगे राज्यसभा के महासचिव, राज्यसभा महासचिव। तो 2022 में जो राज्यसभा का महासचिव होगा वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होगा, निर्वाचन अधिकारी। तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पिछला जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, एक एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, उसमें लोकसभा के महासचिव हुआ करते थे अनूप मिश्रा। तो श्री अनूप मिश्रा पिछले चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव के समय क्या थे, निर्वाचन अधिकारी। अगला है एक, यहाँ पर एक अधिनियम भी ध्यान में रखना राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक अधिनियम भी बना हुआ है। वो ये अधिनियम बना था कौन से बरस, 1952। और इस अधिनियम में 2 बार संशोधन भी किया गया है। एक बार संशोधन किया गया था वर्ष 1974 में और दूसरी बार संशोधन किया गया था वर्ष 1997 में। तो वर्ष 1997 में जो संशोधन किया उसकी 2 बातें आप ध्यान में रखना। एक तो प्रस्तावक और अनुमोदक पूछ लिया जाता है कई बार, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसके नाम के कितने प्रस्तावक व कितने अनुमोदक होते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, याद भी होगा, इसके लिए 50 प्रस्तावक होने आवश्यक हैं और 50 अनुमोदक। ये व्यक्ति कौन होते हैं, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, ये वही व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। तो आप ये कह सकते हो जो निर्वाचित एमपी हैं और निर्वाचित एमएलए हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव के समय है ना, जब नामांकन पत्र भरा जाता है तो उसके नाम के प्रस्तावक और अनुमोदक बनते हैं कि 50 मैं इसके नाम का मैंने सहमति प्रकट कर रहा हूँ, ये 50 और 50 तो उसके नाम का प्रस्ताव करते हैं, रखते हैं, और 50 उसके ऊपर सहमति प्रदान करते हैं। तो यानी कुल 100 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी जब राष्ट्रपति अपना नामांकन पत्र भरेगा। और दूसरा, इसी अधिनियम के अनुसार जब नामांकन पत्र भरा जाता है तो कुछ जमानत राशि का प्रावधान भी किया गया है कि राष्ट्रपति को जमानत राशि है वो भी साथ में नामांकन पत्र के साथ है ना दर्ज करनी होती। तो जमानत राशि कितनी रखी हुई है, 15,000 रुपये। और ये जमानत राशि उस कंडीशन में जब्त की जाती है जब डाले गए वैध मतों का 1/6वां भाग उस उम्मीदवार को प्राप्त नहीं होता। तो 1/6वां भाग प्राप्त न होने पर जो जमानत राशि है वो आरबीआई में चली जाती है। ये एक सिंपल सी बात ध्यान में रखें। ये दोनों किसी अनुच्छेद की बात नहीं है, ये किससे संबंधित बात है, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम कौन से की जो 1952 में बनाया गया था। 2 संशोधन हुए हैं इसमें, 1974 में, 1997 में। तो ये दोनों बात आप ये कह सकते हो, जो 1997 में संशोधन किया गया उसके अकॉर्डिंग ये है, प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या 50-50 रहेगी, जमानत राशि है वो 15,000 है। किस कंडीशन में जब्त हो जाएगी, जब डाले गए वैध मतों का 1/6वां भाग उम्मीदवार को प्राप्त नहीं होता है। और उपराष्ट्रपति के लिए ये ध्यान में रखें, प्रस्तावकों की संख्या 20 है और अनुमोदक की संख्या भी 20 है। अब एक सिंपल सी इस बात ये भी आपको पता होना चाहिए, भारत में निर्वाचन की कुल कितनी पद्धति हैं। तो भारत में निर्वाचन की 2 पद्धति हैं। एक का नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, या इसको आप ये भी कह सकते हो साधारण बहुमत की पद्धति। अब साधारण बहुमत की पद्धति है, ये ब्रिटेन से ली गई है। इसमें यह कहा जाता है जो सबसे आगे होता है वो विजेता बनता है, यानी सबसे अधिक वोट प्राप्त कर लेगा वो विजेता बन जाएगा, चाहे मतों का अंतर एक भी क्यों ना अधिक रहा हो। और इस पद्धति को जो काम में लिया गया है, ये लिया गया लोकसभा के सदस्य निर्वाचित करने के लिए। लोकसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, पंचायत सदस्य और नगरीय निकाय सदस्य। पंचायत की बात आई है तो यहाँ पर 3 स्तर आ गए, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो या जिला परिषद हो, क्योंकि चुनाव होता है इनको पंचायत का चुनाव कहा जाता है। नगरीय निकाय सदस्य, नगरीय निकाय भी की भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है, नगर पालिका है या किसी शहर में नगर परिषद है या किसी में नगर निगम है, तो उनको नगरीय निकायों का चुनाव कहा जाता है। तो इन सभी चारों संस्थाओं के सदस्य चुने जाते हैं, वो कौन सी पद्धति से, वो साधारण बहुमत की पद्धति से, या इसका सही नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। और इन सब के चुनाव में वोट डालने का अधिकार है वो किसको है, वो जनता को है।
जनता इन सभी के सदस्यों को किस रूप से चुनती है? प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, साधारण बहुमत की पद्धति से चुनती है, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनती है। अब वयस्क मताधिकार की बात आई है तो दो क्वेश्चन आप ध्यान में भी रखना कि वयस्क मताधिकार का उल्लेख है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 326 में है और उससे जुड़ा हुआ एक संविधान संशोधन भी है। 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में किया गया था उसमें यह प्रावधान किया गया वयस्क मताधिकार की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। आगे फिर किसी दिन पढ़ेंगे इसके बारे में, यहाँ एक सिंपल सी बात ध्यान में रखें। दूसरा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम है, इसके आधार पर किस किस का चुनाव होता है। लोकसभा के सदस्य इस पद्धति से चुने जाएंगे, जबकि राज्यसभा के सदस्य हैं वो इस पद्धति से चुने जाएंगे, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से राज्यसभा सदस्य। विधानसभा के सदस्य साधारण बहुमत की पद्धति से, और यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद सदस्य हैं ये इस पद्धति से चुने जाएंगे। जबकि ये दो पदाधिकारी हैं, भारत का राष्ट्रपति और भारत का उपराष्ट्रपति, दो ये संवैधानिक संस्थाएं और दो ये संवैधानिक पदाधिकारी, इन सब का चुनाव होगा वो कौन सी पद्धति से? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। और यहाँ एक सिंपल बात ध्यान में रखनी है जो अभी आप अनुच्छेद 55 में पढ़ के आए हो कि इस पद्धति के आधार पर निर्वाचन के समय निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार को मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करना आवश्यक होगा। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जो अनुच्छेद हमने पढ़े हैं, अनुच्छेद 54, 55, उससे जुड़े हुए 3 या 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल कह सकते हो या निर्वाचक गण भी हो सकता है। ये क्वेश्चन कई रूप में पूछा हुआ है विभिन्न एग्जामों में। निर्वाचक गण का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो निर्वाचक मंडल का जो उल्लेख हुआ वो हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में हुआ? 54 में। एक बाकी ये 3 अनुच्छेद भी आप जरूर ध्यान में रखें। राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो वहाँ पर ये अनुच्छेद आपके काम आएंगे, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, क्योंकि इसमें तो निर्वाचक मंडल बताया गया है कौन कौन होंगे। और अनुच्छेद 55 में है वो निर्वाचन की पद्धति बताई गई है, निर्वाचन पद्धति कह सकते हो या निर्वाचन की रीति कह सकते हो। जबकि अनुच्छेद 71 अभी हमने चर्चा की है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को निर्वाचन को लेकर यदि विवाद उत्पन्न होता है तो विवादों की सुनवाई कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार दिया गया वो 71 ने दिया गया है। और अनुच्छेद 324 है, ये भी निर्वाचन से संबंधित है, क्योंकि अनुच्छेद 324 में उल्लेख हुआ वो किसका? निर्वाचन आयोग का उल्लेख हुआ है। और निर्वाचन आयोग को संविधान का अनुच्छेद 324 ये शक्ति देता है कि भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों के विधानमंडलों का चुनाव कार्य है वो निर्वाचन आयोग संपन्न करवाएगा। ये प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 324 में। तो ये सारे के सारे राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़े हुए बातें हैं। और एक और बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, तो निर्वाचन अधिनियम कौन से वर्ष बना था? वर्ष 1952 में। ये वो भी निर्वाचन से संबंधित है। और उस अधिनियम में 2 संशोधन किए गए थे। पहला संशोधन 1974 में हुआ था और दूसरा संशोधन 1997 में हुआ था। तो ये भी ध्यान में रखना, ये जो 1952 की बात आई है अधिनियम की बात आई है, ये भी राष्ट्रपति के निर्वाचन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक गण के सदस्य होते हैं। अभी जो हमने बात की थी अनुच्छेद 54 की, तो वहाँ यहाँ बात इसको एक्सप्लेन करके भी आया है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कौन चुनाव में भाग लेते हैं, कौन चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। पीछे हम पढ़ चुके थे, फिर भी एक मैंने क्वेश्चन यहाँ पर रखा आपके सामने। राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक गण के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं, सभी की बात है ये गलत है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इस शब्द पे आप जरूर ध्यान देना, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछता है वो इसी बात को देकर पूछता है, या तो वो सभी सदस्य दी हुई बात होती है या फिर निर्वाचित सदस्य दी हुई बात होती है। तो यहाँ निर्वाचित सदस्य आएगा। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये बात भी सही है। यहाँ यदि वो ये दे देता सभी राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, तो बात है वो गलत हो जाती है, क्योंकि विधानमंडल आ गया तो उसमें विधान परिषद भी हो सकती है। तो यहाँ स्पेशली इस शब्द पे गौर करनी है आपको, विधानसभा। और एक सिंपल सी बात आपको बताई हुई है, ज़्यादा याद नहीं रहे तो इतना ध्यान में रखना, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा। और इन तीनों के बारे में एक कॉमन बात है कि इनके सदस्य किस प्रकार के हों, इनके सदस्य हैं वो निर्वाचित हों, निर्वाचित सदस्य। आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो दिल्ली और पांडिचेरी को
ये भी बात क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा, 2, 3 व 4 सही है। यहाँ एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना, आप दिल्ली और पुदुचेरी की बात आई है, तो इनको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कब शामिल किया गया था, तो उसके लिए संशोधन था ये 70 नंबर का जो संविधान संशोधन था, 17वां संविधान संशोधन अधिनियम। और ये कौन से वर्ष की बात है, ये 1992 में किया गया था, 1992 में किया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा टफ हो सकती है इसकी लैंग्वेज, 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जा सकता है, साइंस के स्टूडेंट है उनके सामने ये दिक्कत आ सकती है, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं, एकल संकीर्ण मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। ये कुछ बातें ऐसे हैं जो थोड़ी इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़े टफ बनाते हैं, हालांकि है कुछ ऐसा इसमें है भी नहीं। वैसे याद हो भी गया होगा आपके, राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कौन सी पद्धति से, वो एकल संकीर्ण मत प्रणाली से होता है। वो पद्धति किसकी है, वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की है, क्योंकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व ही कुछ ऐसा शब्द है मिला जुला, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। खुला बैलेट प्रणाली, तो राष्ट्रपति के चुनाव में खुला बैलेट भी नहीं होता, राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान किस प्रकार का होता है, गुप्त होता है, गुप्त मतदान की व्यवस्था की गई है। खुला मतदान एकमात्र भारत में किसी संस्था के सदस्य चुने जाते हैं, वो किसके, वो राज्यसभा के, राज्यसभा के सदस्य हैं, वो खुले मत के आधार पर चुने जाते हैं। राज्यसभा का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको कि वो सदस्य कैसे इसको चुनते हैं। तो आज का ये इतना ही था, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपके समझ में आएंगी। कल का हमारा अगले वीडियो हमारा टॉपिक रहेगा और राष्ट्रपति का कार्यकाल और राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, थोड़ी सी कमी इसमें रह गई है, और जब वो कमी आप पूर्ति कर दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ेंगे, तो 1000 सब्सक्राइब होने पर मेरी क्लास है वो लाइव आएगी आप लोगों के सामने। तो मुझे भी बेसब्री से इंतजार है आप सब लोगों से जुड़ने के लिए, और कुछ समय के लिए वीडियो नहीं डाल पाया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आगे आप इसको शेयर करें, बहुत जल्द आगे की टॉपिक को हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।